नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल डेली जीएस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था यानी कि जो इक्ता सिस्टम था इसकी शुरुआत की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज इल्तुतमिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था, इस दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था उस वंश का नाम था गुलाम वंश, और इस गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो दूसरे शासक बने थे उनका नाम था इल्तुतमिश, और इन्हीं के द्वारा इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया गया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश के जो है दूसरे शासक थे। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और साथ साथ में दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह जो था ये दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना था, किंतु ऐबक के दामाद यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या करने के बाद खुद को जो है सुल्तान घोषित किया गया था। और नोट लाइन ये भी है दोस्तों कि इल्तुतमिश पूरी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक बना था जिसने सुल्तान की पदवी या सुल्तान का टाइटल अज्यूम किया था या धारण किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल जो है फाउंडर माना जाता है। इसी के द्वारा जो अपनी कैपिटल थी, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की वो लाहौर हुआ करती थी, और इसको शिफ्ट किया था या ट्रांसफर किया था दिल्ली पहली बार इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा ही तराइन के तीसरे युद्ध में वर्ष 1215 में याल्दूज को, ठीक है, याल्दूज है ये नाम, ठीक है, याल्दूज जो है इस याल्दूज को डिफीट किया गया था। और इल्तुतमिश के समय ही इसने चांदी का एक सिक्का जिसको टंका कहते हैं और तांबे का एक सिक्का जिसे जीतल कहते हैं, इन सिक्कों को भी शुरू किया था। दैट इज वाई ही इज नॉन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी और द स्लेव डायनेस्टी। अब यदि बात करें कि इक्ता व्यवस्था क्या थी, तो इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश के द्वारा अपने सैनिकों या फिर कर्मचारियों को वेतन के बदले यानी कि सैलरी के बदले लैंड जो है या भूमि का जो खंड है वो प्रदान किया जाता था, और इसी भूमि को इक्ता कहते थे। विच मीन्स कि भाई वेतन के बदले या सैलरी के बदले अगर किसी भी ऑफिशियल या कर्मचारी को अगर लैंड प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो लैंड कहलाता था इक्ता। और इस इक्ता को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति या कर्मचारी होता था उसी को इक्तेदार कहा जाता था। और इक्तेदार क्या कर सकता था, जो उसको लैंड मिला था उस पर जो है रेवेन्यू वसूल सकता था, उस पर अपनी सैनिक और प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वो कर सकता था। और दैट इज वाई इक्ता व्यवस्था जो है ये स्टार्ट करी थी इल्तुतमिश ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, इल्तुतमिश के द्वारा एक प्रमुख काम किया गया था तुर्कान ए चहलगानी का। इसने क्या किया था, शुरुआत करी थी। तुर्कान ए चहलगानी को ही चालीसा का दल भी कहते हैं। कौन सा दल दोस्तों? चालीसा का दल, दी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ठीक है, चालीसा का दल, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, यानी कि जिसमें जो है 40 तुर्क सरदार होते थे, उनका ये एक दल होता था जो राजा को सलाह परामर्श देता था या सहयोग करने के लिए बनाया गया था। वहीं अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें कि इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था, तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था इसको शुरू करने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उनकी स्मृति में या उनकी याद में कुतुबुद्दीन का निर्माण कार्य शुरू करा था, लेकिन उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दिल्ली में हौज ए शमसी नामक जो महल है इन्होंने ही बनाया था इल्तुतमिश ने, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये भी दिल्ली में मौजूद है, ये भी इल्तुतमिश ने बनाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास में आमिर ए आखुर क्या हुआ करता था? एक दास विभाग का प्रमुख जो था वो आमिर ए आखुर कहलाता था। राजा अथवा राज परिवार का संरक्षक, घुड़सवार सेना का प्रमुख या राजस्व विभाग का प्रमुख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, यानी कि जो कैवलरी होती थी, घुड़सवार जो सेना होती थी, उसका जो हेड होता था उसी को कहते थे अमीर ए आखुर। तो अमीर आखुर जो है अश्वशाला यानी कि जो हमारे पास रॉयल हॉर्सेस होते थे उनके कमांडिंग ऑफिसर को कहा जाता था। और इसी प्रकार से कई अन्य ऐसे जो हैं मेंबर्स थे, पदाधिकारी थे जिनको अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे आमिर है हजीब कहा जाता था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल कोर्ट, काजी ए मुमालिक यानी कि चीफ जस्टिस, दीवान ए अर्ज यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए बरीद यानी कि जो गुप्तचर विभाग या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है उसको कहते थे, दीवान ए बंदगान यानी कि जो स्लेव डिपार्टमेंट या दास विभाग जो होता था उसे दीवान ए बंदगान कहते थे, दीवान ए खैरात यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी यानी कि इसमें जो गरीब बच्चे होते थे या मुस्लिम जो विडोज होती थी उनको जो है इसके अंदर संरक्षण करवाया जाता था,
दीवाने मुस्तखराज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सॉरी, यानी कि राजस्व जो कलेक्शन होता था उसके लिए जो विभाग बना था उसका नाम था मुस्तखराज। दीवाने कोही जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग था। दीवाने इस्तिहाक जो था पेंशन डिपार्टमेंट होता था। और दीवाने इंशा जो है डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस होता था। इसी प्रकार से बहुत से अन्य डिपार्टमेंट है, लेकिन जो प्रमुख इंपॉर्टेंट या प्रमुख जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, वो डिपार्टमेंट यही है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शमसुद्दीन शाह तुगलक? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्हीं के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी वर्ष 1320 में। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक शाह, उसके संरक्षक के रूप में जो है गाजी मलिक के नाम से गियासुद्दीन तुगलक को जो है रीजेंट बनाया गया था या संरक्षक बनाया गया था। किंतु मौका पाते ही खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह की हत्या करने के बाद इसी गाजी मलिक ने क्या किया, शासन किया, और शासक बनते इसने स्वयं को गियासुद्दीन तुगलक कहलाना स्वीकार किया। यह इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि पूरे दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी वो गियासुद्दीन तुगलक ही था। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक के समय मंगोलों के द्वारा लगभग 29 बार आक्रमण किए गए थे और सारे के सारे आक्रमण में वो असफल रहे थे, यानी कि तुगलक वंश के शासक गियासुद्दीन ने उनको डिफीट किया था। इसी के द्वारा तुगलकाबाद शहर जो इसकी स्थापना की गई थी, और दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने वेल्स और कैनाल्स यानी कि कुओं और नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किंतु इसका अंत जो था दोस्तों वो थोड़ा जो है हास्यास्पद रहा था, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो तुगलकाबाद के से 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है अफगानपुर नामक एक जगह पड़ती है, वहां पर एक लकड़ी का महल बना था, ठीक है, वुडन जो है पैलेस बनाया था। और ये वुडन पैलेस किसी और ने नहीं, उसी के बेटे जूना खान ने बनाया था। और ये जब प्रवेश कर रहा था इस लकड़ी के महल में तो ये लकड़ी का महल इसके ऊपर गिर गया और इसके नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी गियासुद्दीन तुगलक की। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जूना खान जो था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ था, इसने शासन किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसमें जो अंतिम और प्रमुख जो शासक थे वो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्लाइड के आगे जो है पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास में अमरम किसे कहा जाता है? देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्नों में से एक है। अमरम राजा के मुख्य पुरोहित को कहते थे, सामंती प्रमुख होता था, राजसी भू अनुदान होता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राजसी भूदान। अमरम नामक जो ये टर्म आपको दिख रहा है ये विजयनगर साम्राज्य में फेमस हुआ था। अमरम जो था विजयनगर साम्राज्य के सैनिक अधिकारियों को मुख्यतः अमर कहा जाता था, या अमर नायकम उनको कहते थे। और इन्हीं नायकों को जो वेतन के बदले भूमि दान में दी जाती थी, जिस पर वो अपनी सेना को भी रख सकते थे, इन्हीं भूखंडों को अमरम कहते थे। यानी कि कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब है कि अमरम जो था वो सैनिकों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था, जो उनको उनके वेतन के बदले दिया जाता था। और ये प्रथा जो थी, ये प्रथा फेमस हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में भूमि अधिकार की जो व्यवस्थाएं थी उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। पहला तो आ गया है अमरम, यानी कि वेतन के बदले भूमि दान में दे देना। दूसरा आता था भंडारावाड़ा, यानी कि ये जो नायक थे इनको जो भूमि दी जाती थी वो उस भूमि को रेंट पर दे देते थे, किसको? फार्मर्स को या कृषकों को। और उनके ऊपर जो डायरेक्ट स्थापत्य या स्वामित्व होता था, ऑनरशिप होती थी, वो इन्हीं नायकों की होती थी। इस प्रकार के लैंड को भंडारावाड़ा लैंड कहते थे। कभी कभी क्या होता था कि ये जो नायक होते थे वो अपनी जमीन का कोई एक हिस्सा या पूरी जमीन को क्या कर देते थे, मंदिर को या किसी भी अदर जो धार्मिक संस्थाएं होती थी उनको दान में दे देते थे, और इन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते थे। और इस प्रकार अनुदान में दी गई भूमि जो मंदिर या किसी धार्मिक संस्था को दी गई हो, इस भूमि को मान्या भूमि कहते थे। और ये तीनों प्रकार की भूमियां जो थी वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान फेमस थी। अगले प्रश्न की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रतीक सिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का एक प्रमुख विशेषता लंबे व बृहद गोपुरम के निर्माण की कला थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो स्थापना वर्ष 1336 में 2 भाइयों ने करी थी, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का।
हरिहर और बुक्का ने ये जो विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर रखी थी। विजयनगर जो एम्पायर था इसमें अलग अलग डायनेस्टीज हुई थी, अलग अलग वंश हुए थे, जिनमें से 4 वंश प्रमुख थे, जिसमें आता है संगम वंश, शालुव वंश, तुलुव वंश और अडाविडु वंश। इसमें से जो संगम वंश थे इसी के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, और इनके पिताजी जो थे यानी कि इनके फादर का नाम था संगम, और उन्हीं के नाम से इन्होंने संगम वंश की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो हम्पी हुआ करती थी। बुक्का को अभिलेखों में देखो, जो इसमें सेकंड जो रूलर हुए थे बुक्का, इनको इनके अभिलेखों में जो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। साथ साथ में बुक्का को ही वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है समटाइम्स कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको दी गई थी, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक जो थे वो थे बुक्का प्रथम। वहीं हरिहर द्वितीय जो थे, हरिहर सेकंड, इनको विजयनगर साम्राज्य का ऐसा पहला शासक माना जाता है जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। वहीं देवराय प्रथम के द्वारा जो है तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध बनवाया गया था, और साथ साथ में इन्हीं देवराय प्रथम के समय जो प्रसिद्ध इटालियन एक विजिटर थे, यात्री थे, निकोलो कॉन्टी, वो भी भारत आए थे। वहीं देवराय द्वितीय जो थे इनकी उपाधि थी इमाडी देवराय, सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। इन्हीं को इमाडी देवराय या फिर प्रौढ़ देवराय भी कहते थे, और इनको एक और नाम से जाना जाता था जिनको कहते थे गजवेटकर। गजवेटकर का मतलब होता है द स्लेयर ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला व्यक्ति। तो वो देवराय सेकंड थे, जबकि देवराय प्रथम जो थे वो फेमस थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनके द्वारा एक डैम बनाया गया था, और साथ साथ में निकोलो कॉन्टी इन्हीं के समय भारत आया था। देवराय जो द्वितीय थे इसी के द्वारा तेलुगु कवि श्रीनाथ को भी संरक्षण दिया गया था, किंतु इस संगम वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था विरूपाक्ष। वहीं सालुव वंश यानी कि जो दूसरा वंश था इसके फाउंडर थे शालुव नरसिंह, और जो तुलुव वंश थे इस तुलुव वंश के फाउंडर थे वीर नरसिंह। और इसी तुलुव वंश में जो सबसे प्रतापी राजा, सबसे वीर राजा हुए थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। तो थोड़ा सा कृष्णदेवराय के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कृष्णदेवराय को बाबरनामा में, यानी कि बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिखी थी उसमें कहा था कि पूरे इस समकालीन भारत में, यानी कि जो समय का भारत था, कंटेम्प्ररी जो इंडिया था, उसमें सबसे महान और शक्तिशाली शासक में से एक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को ही आंध्र भोज, आंध्र पितामह या फिर अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय प्रसिद्ध जो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पेज, वो भारत आए थे। कृष्णदेवराय साथ साथ में जो है एक अच्छे राइटर भी थे। इनके द्वारा तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद लिखा गया था, और संस्कृत भाषा में जो है जाम्बवती कल्याणम लिखा गया था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे तेलुगु भाषा के, और इन्हें ही सम्मिलित रूप से अष्ट दिग्गज कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो दोस्तों, 2 चीजें आती हैं। एक आता है हिस्ट्री में अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान जो था ये टर्म चलता था शिवाजी महाराज के समय पीरियड में। अष्ट प्रधान का मतलब होता था कि उनके प्रशासन के जो 8 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जबकि अष्ट दिग्गज का जो कॉन्सेप्ट है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय था, जिसका मतलब होता था उनके दरबारी जो हैं प्रमुख 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जो होंगे, जिसमें से कुछ का नाम था तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, आप लोगों ने एक सीरियल भी देखा होगा तेनाली रामा के नाम से, तो ये वही तेनाली रामकृष्ण है। फिर आता है पिंगाली कुराना, आलाशानी पिद्धाना, नंदी तिम्माना आदि। विजयनगर साम्राज्य की नींव कमजोर हुई थी तालीकोटा के युद्ध में, जो कि हुआ था 23 जनवरी 1565 को। इस युद्ध को अन्य 2 नामों से भी जानते हैं। इसी को जो है बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, बनी हट्टी का युद्ध, या इसी को राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, जिसमें जो विजयनगर साम्राज्य था इसके ऊपर अटैक किया गया था बहमनियों के द्वारा, और बहमनियों ने अपना जो है अलायंस बनाया था साउथ इंडियन जो डायनेस्टी थी उनके साथ मिलकर, और इनके ऊपर अटैक किया था, और उसी के बाद जो थे विजयनगर साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ी थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों। तो तबकात ए अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी या फिर निजामुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4, दैट इज निजामुद्दीन अहमद। ताबकात ए अकबरी जो है ये रचना मुगल बादशाह अकबर के काल में हुई थी, और इसकी रचनाकर्ता जो थे उनका नाम था निजामुद्दीन अहमद। और ये जो रचना है तबकात ए अकबरी, ये फारसी भाषा के एक प्रमुख ग्रंथ है। वहीं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद को जो है अकबर के प्रशासन में अकबर के द्वारा एक प्रसिद्ध पद दिया गया था जिसको कहते थे मीर बख्शी। आपको बता दूं दोस्तों कि मुगल प्रशासन में जो मीर बख्शी होता था ये एक सैनिक पद होता था, अर्थात कि जो हेड ऑफ द मिलिट्री या सेना का जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसी को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय निजामुद्दीन अहमद को दिया गया था।
अगले प्रश्न की बात करें तो सूफियों की दिनचर्या में प्राणायाम और योग को सम्मिलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख बुरहानुद्दीन या फिर शेख सलीम चिश्ती? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं, इन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से भी जाना जाता है और ये चिश्ती घराना जो था, यह चिश्ती सिलसिला जो था, इस चिश्ती सिलसिला के चौथे संत माने जाते हैं। इनका जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक जिले में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है और वहीं जो बाबा फरीद थे, बाबा फरीद इनके गुरु थे, यानी कि ये बाबा फरीद के शिष्य कहलाए। सूफिज्म क्या है, सूफीवाद क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं दोस्तों। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा या अरबी शब्द के सफह नामक शब्द से हुआ है। सफह का दो मतलब होता था, एक होता था ऊन, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिएगा, ऊन। या दूसरा इसका मतलब होता था प्योरिटी, पवित्रता या शुद्धता, अर्थात कि ऊनी वस्त्र धारण करने वाले और शुद्ध और पवित्रता से खुदा पर यकीन करने वाले जो संत होते थे उन्हें ही सूफी संत कहा जाता था। किंतु इनको दूसरी व्याख्या के अनुसार देखें तो सूफिज्म जो था या सूफी जो लोग होते थे, सूफिज्म निकला था इस्लाम से। कहां से? इस्लाम से। इस्लाम धर्म में जो उपदेश निहित हुआ करते थे, उन्हीं उपदेशों में से सूफी मत की व्याख्या सामने आई थी। और सूफी मत की व्याख्या जो है दो तरीकों से की जाती है। पहला मत शरीयत के अनुसार काम करता है और दूसरा मत तरीकत के अनुसार। इसमें से जो तरीकत है वो एक उदारवादी व्याख्या है, जिसमें सूफियों की का जो है काफी गहरा विश्वास था, काफी गहरी रुचि थी और इसी तरीकत के जो है नियमों के आधार पर सूफी आंदोलन आगे बढ़ा था। सूफिज्म का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस्लाम में कुरीतियां फैली हुई हैं उनको दूर करना। जैसे पीरी मुरीदी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। वहीं जो इस्लामिज्म में हक और जो खलक का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का कॉन्सेप्ट आता है, ये सूफीवाद का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। सूफीवाद ने इस्लाम धर्म के कर्मकांडों को और जो कट्टरपंथी विचारधाराएं होती हैं इनको जो है इनका विरोध किया था, लेकिन इस्लाम धर्म और कुरान की महत्ता को भी साथ साथ में स्वीकार किया था। वहीं भारत में सूफिज्म की बात करें तो भारत में सूफिज्म का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ ही क्या किया जाता है, माना जाता है। और भारत आने वाले जो प्रमुख संत थे पहले जो है उनका नाम था इस्माइल, ठीक है, जो कि लाहौर आए थे। वहीं अगर बात करें तो भारत में इसके टोटल 12 सिलसिले हुए थे, जिनमें कुछ प्रमुख सिलसिले जो है आप लिस्ट में देख सकते हैं। चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती और अन्य प्रमुख संतों में आते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गेशु दराज, शेख सलीम चिश्ती इत्यादि। इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता ये थी दोस्तों कि इस सिलसिले ने जो है संगीत और योग क्रियाओं पर अपना विश्वास रखा था और राज संरक्षण को अस्वीकार किया था। मतलब ये गरीबी और फकीरी जीवन जीने में यकीन रखते थे। इन्होंने राज संरक्षण से स्वयं को दूर रखा था। वहीं सुहरावर्दी सिलसिला, जिसके जो है संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और अन्य प्रमुख संतों में रुकनुद्दीन, अब्दुल्ला फात और हमीदुद्दीन जो नागौरी थी वो थी। ये सिलसिला टोटल अपोजिट था चिश्ती सिलसिले से। इट मीन्स कि इसने गरीबी फकीरी में विश्वास ना करते हुए राज संरक्षण को स्वीकार किया था। और प्रमुख एरिया, जिन एरिया में ये सुहरावर्दी सिलसिला फेमस हुआ था, वो था पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें तो कादरी सिलसिला, जिसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा नियामत उल्लाह मोहम्मद गौश और मखदूम जो जिलानी थे, इसके प्रमुख संत थे और ये सिलसिला सिंधु और लाहौर के क्षेत्रों में फेमस हुआ था। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंद थे और इससे जुड़े हुए प्रमुख संत थे मोहम्मद बाकी बिल्ला, शेख अहमद शरहिंदी और शेख उबैदुल्ला अहरार जो थे। ये सिलसिला जो है कट्टरपंथी इस्लामिक जो है विचारधारा को शो करता है और इस सिलसिले में शरीयत व जो हदीस के नियम थे इसकी पालन करने पर इन्होंने बल दिया था और संगीत को इन्होंने इस्लाम के विरुद्ध बताया था। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल सत्तार थे। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद गौश और शाह पीर जो थे ये से जुड़े हुए प्रमुख संत थे और ये सिलसिला मुख्यतः गुजरात और मेरठ के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुआ था। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक सैफुद्दीन बखरजी फिरदौसी थे। बदरुद्दीन समरगंजी
और शेख हुसैन बल्खी जो है इससे जुड़े हुए प्रमुख संत थे और ये सिलसिला मुख्यतः बंगाल और बिहार में प्रचलित रहा था। इसी के जैसा जो है रशनिया सिलसिला था, जिसके संस्थापक मियाँ बयाजिद अंसारी थे, और ये है मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में जो कबीलाई प्रजाति होती थी या क्षेत्र जो होते थे वहां पर प्रमुखता से फेमस था। फिर कलंदरिया सिलसिला, जिसके जो हेड थे वो थे या संस्थापक जो थे अबू वली कलंदर थे, और इससे जुड़े हुए प्रमुख संत सीदी मुल्लाह थे। तो ये पूरा सूफी जो सिलसिले थे या सूफी जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए प्रमुख जो है तथ्य थे। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं करवाया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली का लाल किला। मतलब आगरा, इलाहाबाद और जो लाहौर के किले थे इनका निर्माण अकबर के समय ही करवाया गया था। मुगल वास्तुकला की बात करें तो मुगल आर्किटेक्ट जो कि भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, ये एक विशेष शैली जो कि मुगल ने भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी में लाए थे। इसी में मुगल जो वास्तुकला थी इसका चरम जो है वो ताजमहल के रूप में देखा जा सकता है। मुगल वास्तुकला का विकास एक क्रमिक विकास है। शाहजहां के काल को साथ साथ में जो है मुगल काल का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है वास्तुकला को लेकर। आगरा का जो किला है उसको यूनेस्को के द्वारा अपने विश्व धरोहर सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये किला जो है ये भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर आगरा में जो आगरा है इस शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्मारक जो है वो ताजमहल मौजूद है। आगरा का किला जो है इसको वर्ष 1573 में अकबर के द्वारा ही निर्मित किया गया था। वहीं इलाहाबाद किले की बात करें तो इलाहाबाद का किला जो है इसको वर्ष 1583 में जो है अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी किले के भीतर एक जनानी महल है जिसे कि जहांगीर महल के रूप में जाना जाता है। इस इलाहाबाद के किले में जो है 3 शानदार गलियारे भी हैं जो कि अलग अलग ऊंची ऊंची मीनारों से घिरे हुए हैं। वहीं इस किले के परिसर में जो है जोधाबाई नामक एक महल है। बादशाह जो अकबर थे उनकी पत्नी का नाम था जोधाबाई, जो कि हिंदू और इस्लामिक जो वास्तुकला शैली है उन दोनों का जो है एक अद्भुत संगम माना जाता है। लाहौर का किला जो है लाहौर के उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित एक किला है जो कि एक प्रमुख जो है दार्शनिक स्थल है। किले के भीतर शीश महल है, आलमगीर गेट है, नौलखा पवेलियन है, मोती मस्जिद आदि जो है यहाँ पर मौजूद है। ये किला 1400 फीट लंबा है और लगभग 1115 फीट जो है चौड़ाई इसकी है। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था लाहौर के किले को, और ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1560 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। आलमगीर दरवाजे से किले को जो है प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, और इसे जो है 1618 में जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए आम या फिर दीवान ए खास जो है इस किले के प्रमुख जो है विशेषताएं हैं, प्रमुख जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये दीवान ए आम और दीवान ए खास जो है इसमें मौजूद है। वहीं दिल्ली के लाल किले की बात करें दोस्तों तो 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी और इसे ही मुगल राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यह नगर जो था 9 वर्षों में बनकर तैयार हो चुका था। शाहजहानाबाद के प्रमुख भवनों की बात करें तो उसमें से लाल किला जो है सबसे प्रसिद्ध भवन है, और इस भवन का निर्माण कार्य जो था इसको करवाया था हमीद और अहमद नामक जो 2 प्रमुख शिल्पकार व्यक्ति थे। इस किले पर जो है लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसको लाल किला कहा गया है। और इस किले का जो प्रवेश द्वार है उसे लाहौरी गेट या लाहौरी द्वार कहा जाता है। इसी जो है किले के सामने जो है एक चौड़ा मार्ग है जिसे चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। लाल किले में कुछ प्रमुख भवन भी स्थित हैं जिनमें दीवान ए आम, मुमताज महल या दीवान खास या खास महल जो है या रंग महल जो है इन महलों के रूप में जाना जाता है। लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं या बलबन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है 1325 से 1351 है। अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था जिसका वास्तविक नाम जूना खान हुआ करता था। इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक यानी कि वाइसफुल रूलर या फिर अभागा आदर्शवादी अनफॉर्चुनेट कहा जाता था, इसको आइडलिस्ट। तो अनफॉर्चुनेट आइडलिस्ट या फिर जो है वाइसफुल रूलर के रूप में जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जान लेते हैं? देखो, इसने कई योजनाएं बनाई थी और वो सारी की सारी योजनाएं लगभग असफल रही थी। जैसे
इसने पहले प्लान किया था राजधानी परिवर्तन का, योजना तो अच्छी थी, लेकिन इसने 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो बाद में दौलताबाद कहलाया, यहाँ हस्तांतरित की थी, किंतु जनता ने इसको कोई महत्व नहीं दिया था और यही कारण रहा था कि ये जो प्लान था वो पूरी तरीके से क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था, असफल हो गया था। इसने जो दोआब रीजन्स होते हैं, इन दोआब रीजन्स में टैक्सेशन में वृद्धि भी करी थी, किंतु ये उसने काम उस समय किया था जिस समय गंगा यमुना नदी में क्या चल रहा था, फेमीन का कंडीशन या अकाल की कंडीशन फैल रही थी। अब अकाल की स्थिति में अगर जो है सुल्तान बढ़ा देगा टैक्सेशन, तो जो वहां पर किसान होंगे उन्होंने कृषि कार्य करना छोड़ दिया और स्वयं जो है जंगलों की ओर अग्रसर हो गए, यानी कि ये योजना जो थी अगेन असफल हुई। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा की योजना, यानी कि जब इसके शासनकाल में कहा जाता है कि चांदी की कमी हो गई थी, तो इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के शुरू करवा दिए। और ये जो तांबा था ये इतना सस्ता एक जो है मेटल था जो कि हर घर में मिल जाता था, इसीलिए इसमें बहुत सी जो है नकली करेंसी बनना शुरू हो गया और कहा जाता है कि हर घर जो था वो मिंट बन चुका था, टकसाल बन चुका था। इट मीन्स कि हर घर में हर मेंबर जो था वो वहां पर सिक्के छापने का काम करता था। वहीं खुरासान अभियान इसने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान नामक स्थान के लिए क्या किया था, जो वहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी उसका लाभ उठाने के लिए एक अतिरिक्त सेना का गठन किया और 1 साल के लिए एडवांस में इस सेना को क्या दे दिया था, वेतन भी दे दिया था। लेकिन इसी बीच खुरासान में जो है स्थिति नॉर्मल हो गई, कायम हो गई, वहां पर जो है व्यवस्था बहाल हो गई और इसी के चलते जो सुल्तान ने ये योजना बनाई थी अगेन विफल रही। वहीं कुमाऊं की पहाड़ी में स्थित जो कराचिल नामक स्थान है, इस कराचिल में उठे विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपनी सेना भेजी, लेकिन कराचिल की पहाड़ी घाटियों में जो सुल्तान की सेना थी इसको काफी नुकसान झेलना पड़ा था और अगेन जो है ये भी इसकी योजना फ्लॉप रही थी। यही कारण थे दोस्तों कि इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान कोही नामक कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी और इसने मोरक्को, इसी के समय जो है मोरक्को निवासी जो इब्न बतूता थे वो भी भारत आए थे और इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक के रचयिता है इब्न बतूता, जो कि मूल रूप से मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 20 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526 या 23 अप्रैल 1526। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में जो है मुगल सत्ता का प्रवेश आरंभ हुआ था और यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस ऐतिहासिक युद्ध में बाबर की सेना के द्वारा इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम जो है शासक माना जाता है, इसको हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को जो है स्थापित किया गया था। बाबर के इस युद्ध के विजय के पीछे का कारण जो था वो तुलुगमा पद्धति को माना जाता है और साथ साथ में इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल भी किया था। तुलुगमा पद्धति का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो पूरी सेना होती थी उसको अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग टुकड़ियों में बांट देते थे, यानी कि बाएं तरफ से, दाहिने तरफ से, मध्य तरफ से, ठीक है, हर तरीके से जो है सेना विभाजित कर दी जाती थी। और इसके अलावा जो सेना होती थी वो चारों तरफ से सामने की या विरोधी सेना को घेर लेते थे। इस प्रकार की व्यवस्था को ही तुलुगमा पद्धति कहते थे। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना का उपयोग किया जाता था। इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि बाबर के द्वारा अपने आप को कलंदर का उपाधि भी दिया गया था। तो जो कलंदर की उपाधि बाबर ने स्वयं को दी थी, इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दी थी। तो अब अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य आया था? आपके ऑप्शन है बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय या फिर शालो नरसिंह। तो आप अपने जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको स्लाइड समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अगर आपको नॉलेजेबल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।